लो ये हम कुछ पार्टनरशिप में घुस गए। पार्टनरशिप के केस में जब एक नया पार्टनर आता था तो कैपिटल की एंट्री यही होती थी। हाँ, हालांकि इसके साथ एक और शब्द जुड़ जाता था, प्रीमियम, हाँ या ना, और इसका असर बैंक पे पड़ता था और यहां पर नए पार्टनर की कैपिटल नजर आने लग जाती थी। ऐसे ही होता था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, रिटायरमेंट के केस में जैसे मान लो सी रिटायर हो रहा है, कौन कौन था, ए बी सी, सी रिटायर हो रहा है तो सी का पैसा हम यहां पर लौटा देते थे। इसका क्या असर पड़ता था, यहां से बैंक बैलेंस कम हो जाता था और यहां से सी की कैपिटल हट जाती थी। 2 मिनट के लिए उल्टा सोचो, ऐसा सोचो कि इसकी कैपिटल तो डेबिट करनी पड़ती, पर मान लो ये पैसा नहीं लौटाना होता, वो लोन वाला केस नहीं है। मान लो ऐसा रूल होता कि कोई पार्टनर अगर बीच में छोड़ के जाएगा तो उसका नाम तो हटा देंगे पर पैसा नहीं लौटाएंगे। ये तो कुछ दादागिरी टाइप की नहीं हो गई? मतलब तेरा नाम भी हटा देंगे, तेरे को पैसा भी नहीं देंगे, जो तेरे से उखाड़ना है उखाड़ लियो तो। ये क्या है बेसिकली? अच्छा, वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता ना, कंपनी में ऐसा ही होता है। यहां पर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के केस में जाने वाले पार्टनर को पैसा हम देंगे ही देंगे, तो यहां से पैसा कम हो जाएगा, यहां से कैपिटल कम हो जाएगी, बैलेंस शीट इक्वल चलती है। पर कंपनी के केस में क्या होगा, अगर कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट देने से मना कर देता है तो हम उसे मौका देते हैं कि भाई पैसे दे दे, पैसा दे दे, प्यार से समझाते, पैसा दे दे, नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसका नाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से हटा देते हैं, और जो पैसा वो दे चुका था वो पैसा भी नहीं लौटाएंगे। बात समझ आ रही है? उसका नाम भी रिमूव कर देंगे शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से, और जो पैसा वो दे चुका था वो पैसा भी हम उसे नहीं लौटाते हैं। समझ आ रही है? तो ये हमारी कंपनी में चलता है। तो देखिएगा कैसे होगा काम। आइए ज़रा यहाँ पर सुनिएगा पहले, और प्लीज़ उतना ही देखना जितना बोला जाए, दादागिरी में मत चलना नीचे जाके घूम रहे हैं। आओ, ये कोई देव है, कितने शेयर हैं इसके पास, इसने हमें एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, कोई दिक्कत तो नहीं, अलॉटमेंट मांगी, दे दी। फर्स्ट कॉल हमने मांगी पर भाई साहब ने, हमने सेकंड कॉल भी मांगी, भाई साहब ने नहीं दी, हमने उसे चांस दिया, पैसे दे 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 दे, नहीं दे रहा, तो आज आप उसके शेयर वापस ले लोगे आप उससे। अच्छा, वापस कैसे कैसे लोगे, मतलब क्या करोगे, उसके घर पे गुंडे भेजोगे? हैं? नहीं, सबसे पहले आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करोगे। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी शेयर होल्डर के शेयर्स वापस ले सकते हैं उससे, और वो भी कब ले सकते हैं, कितनी बार उसने पैसा देने से मना किया है, 1 बार पे या 2 बार पे या 3 बार पे, जैसा आर्टिकल कहेगा आप अकॉर्डिंगली उसके शेयर कैंसिल करेंगे। समझ आ रही है? ऐसा नहीं है अच्छा उसने 1 बार ही मना किया, बस बस ठीक है भाग यहाँ से, कल से मुंह मत दिखाइयो अपना, तेरा हमारे हमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। उसको सुनवाई का एक मौका दिया जाता है, इसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सफाई का मौका, कि भाई हो सकता है किसी मजबूरी में पैसे ना दे पाया हो, तो हमें वो मजबूरी सुननी और समझनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर वो कभी हमें पैसे ना दे तो हम उसे एक नोटिस भी भेजते हैं कि भाई आपका इतना अमाउंट ड्यू है, पैसे दे दो वरना तुम्हारे शेयर हम कैंसिल कर देंगे। इन्हें बोला जाता है शेयर का फॉरफीचर करना, शेयर को वापस ले लेना या रिमूव कर देना उसका नाम। कहानी क्लियर है? जरा एक बार ये नीचे की स्टोरी थोड़ा सा रीड करेंगे आप लोग ध्यान से प्लीज।
समझ आ गया? आसान है। आओ ज़रा कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है कौन? राम, जिसके पास कितने शेयर हैं? और इसने चारों इंस्टॉलमेंट। तो देखो अब सब कुछ ओके है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं। अच्छा नीचे है देव, देव ने क्या किया? 2 इंस्टॉलमेंट दी और 2। तो देखो यहाँ ये मांगी, पर मांगी फिर नहीं मिली। अगर आज आपका आर्टिकल अलाउ कर रहा है तो आज आप उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, सुनिएगा ज़रा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर राम की मैं बात करूँ, कितनी एंट्री डली हैं? 8। इन 8 एंट्री से मिला के एक सिंगल एंट्री डाल सकते हैं आप? तुम्हें पता है एप्लीकेशन से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल, सेकंड से सेकंड कट जाता है, तो सिंगल एंट्री बचती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो बात हुई राम की, राम ने तो कोई गलती भी नहीं करी है, तो वो क्लियर है। बात करो देव की, देव की सिंगल एंट्री डाल सकते हो? डल सकती है भाई, बिल्कुल डल सकती है। देखो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काट दो, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट काट दो, फर्स्ट कॉल से नहीं काटी। क्यों? कट सकती थी अगर हमने यहाँ पर एरियर अकाउंट खोल लिया होता, पर हमने एरियर खोला ही नहीं है, यहाँ भी नहीं खोला। तो सिंगल एंट्री पे जरा देखो, जरा राम की एंट्री देखो, यही कह रहे थे ना तुम, बैंक टू। पर देव की सिंगल एंट्री अगर मैं बनाऊं तो ऐसी बनेगी वो, हालांकि सिंगल एंट्री डलती नहीं है, तुम्हें पता है ना, ये तो मैंने दिखावे के लिए लगाई है। हाँ जी देखो, उसका बैंक कितने से डेबिट हो चुका था? 1200, और तो वो मैंने 2100 यहाँ ले लिए। फर्स्ट कॉल कितने से पेंडिंग है? तो वो ये रही। सेकंड कॉल कितने से पेंडिंग है? ये रही। इसके अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले ही बंद हो चुके हैं लेजर। और शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखो 1 2 3 और 4, तो इनका टोटल यहां पर मैंने ले लिया। जरा इसको पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये शब्द सही हैं? इन्हें इंग्लिश में आप लिखवा सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? अरे रिसीव्ड मत बोलो यार, रिसीव्ड तो ठीक है, कुछ सही वाला बोलो ना, चैप्टर वाला बोलो। पेड अप, हाँ या ना? जो उसने दे दी है, यानी कि जो हमें मिल गई है। कह रहे हैं फिर यहाँ पे लिखना चाहिए था दी हुई, मिली हुई क्यों? अरे तो बात तो एक ही है, उसने दी तभी तो हमने ली, हाँ या ना? अच्छा इन दोनों को आप क्या कहोगे अपने शब्दों में? कॉल्स इन एरियर्स। इसे आप लोग तो वही कहते हैं शेयर कैपिटल, पर अपने शब्दों में कॉल्ड अप, जो हमने मांगी। अच्छा इसका मतलब साफ है, इसका इशारा इन एंट्रीज से है, ये मांगने वाली एंट्रीज ही तो हैं, हाँ या ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी कंपनी में 100 शेयर होल्डर होते हैं तो क्या हम सबकी 100 की अलग अलग एंट्री डालते हैं? जैसे मैंने यार राम की एंट्री अलग डाली और देव की नहीं, मैं तो दोनों को मिला के कंबाइंड एंट्री करता हूं। मेरा मतलब है ये और ये एंट्री मिलकर क्या बनाएगी? ये वाली एंट्री, फिर ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री मिलके क्या बनाएगी? तो ये दोनों का कंबाइंड चार्ट है, जो कि हमें ऐसा ही करना पड़ता है अपने क्वेश्चंस के अंदर, हाँ या ना? जरा चेक करो ये नाम, बताओ क्या मुझे राम के शेयर छीनने हैं? उसको तो कुछ कह भी मत देना, उसने सारे पैसे दे दिए हैं, हमें किसके शेयर छीनने? देव के शेयर छीनने। तो ऐसा करो, हालांकि ये एंट्री आपको डालनी तो नहीं है, पर ये एंट्री आपके ब्रेन में क्लियर तो है। तो आज मैं ऐसी क्या एंट्री डालूं कि उसका नाम बुक्स में से हट जाए? उसका नाम से मतलब पता है आपको? ये उसका नाम है, उसके नाम की यही तो कैपिटल है। तो चलो जरा हम उस एंट्री पे बात करते हैं। आज उसके नाम की कितनी कैपिटल तुम्हारी किताबों में है? 3000। तो 3000 की कैपिटल आज तुम डेबिट कर दो, हाँ या ना? और ये पैसा, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या अब ये तुम्हें मिलेगा? कोई मतलब ही नहीं है। तो इसे जो डेबिट हो रखे हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, दोनों को क्रेडिट कर दो 600। और क्या ये लौटाओगे? अगर ये लौटाने का ट्रेंड होता तो ये बैंक में क्रेडिट कर देता, पर लौटाने का तो रूल ही नहीं है भाई। तो इसकी जगह पर, ओह ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई
फायदा सा नहीं हो गया, नाम भी कट गया और पैसा भी बच गया, तो ये तो हमारे लिए फायदा है। इसे एक नए अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो कितना फायदा हो गया, 2100 रुपये मैंने नए अकाउंट में डाल दिए। ये एंट्री बेसिकली इसके बेस पर मत डालना, ये तो एक इमेजिनेशन है, ये एंट्री इनके बेस पर डलेगी, क्योंकि आपको ये सिंगल एंट्री डालना अलाउड थोड़ी है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, हाँ या ना। जरा चेक करिएगा। अच्छा, ये वाली एंट्री तो देव की है, फिर मैंने यहां की जोड़ दी क्योंकि ये दोनों का सिस्टम है ना, कंबाइंड, हाँ या ना। अब तुम इसे मत देखो, अब जरा नीचे आ जाओ, जो मेन एंट्री का सिस्टम रहता है। ये मैंने बक्से के अंदर कुछ लिखा है, पढ़ना जरा। शेयर फॉरफीचर इज अ टेम्परेरी कैपिटल गेन। इसका रीजन बताऊंगा। कह रहा है ये कंपनी का कंफर्म्ड गेन नहीं होता है, ये कंपनी का एक टेम्परेरी नेचर का कैपिटल गेन है, ठीक है ना। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। क्या मैं आगे चल सकता हूं? आइए जरा थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, जरा बैलेंस शीट की बात करते हैं। अगर मैं खाली राम की बात करूं तो देखना जरा, क्या ये राम को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो, बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं देव की बात करूं तो देव की, ये वाली एंट्री देव की तो डली थी, हाँ, तो देव के केस में सिर्फ दो चीजें बच रही हैं। देखो, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गया, फर्स्ट कॉल से यहां पर तो फर्स्ट कॉल कट गया ना, और सेकंड कॉल से सेकंड कॉल कट गई, एंड शेयर कैपिटल 1 2 3 4, इससे तो क्या बचा? एक तो बैंक बच गया और एक शेयर, तो वो दोनों बैलेंस शीट में देखो कैसे नजर आ रहे हैं। कोई शक? अभी तो ये 11th की बैलेंस शीट बनाई है मैंने, 12th वाली पे तो बात ही नहीं करी। बताओ, राम से कितना पैसा आ गया था? राम ने 400 शेयर पर सारा दे दिया था, तो देखो ना, 4000 और 4000 की कैपिटल। देव की मैं अगर बात करूं तो देव ने 300 शेयर पर ये दे दिया था, कितना कितना 2100, तो 2100 का ये रहा। पर यहां पर उसकी कैपिटल क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि हमने उसके शेयर कैंसिल कर दिए हैं, तो यही 2100 हमारे लिए फॉरफीचर का गेन बन चुका है, तो वो फॉरफीचर हमारे पास यहां पर आ गया। एक बच्चे का सवाल था, कह रहा कि जो गेन होते हैं, कह रहा वो तो ट्रेडिंग और P&L में जाते हैं, आप बैलेंस शीट में क्यों ले जा रहे हो? क्या ये सवाल जायज़ है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैपिटल गेन है तो क्या हो गया? क्या कैपिटल गेन उसमें नहीं जाते? कैपिटल गेन भी जा सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा कैपिटल गेन है जो कंपनी से बिलोंग अभी नहीं करता है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। इसका क्या यूज करना है, इसका यूज अभी बाकी है, और जब तक आप इसका यूज नहीं कर लोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ में लिखा हुआ है इसका यूज, तो जब तक आप इसे अकॉर्डिंग टू द लॉ यूज नहीं करोगे, ये आपके लिए गेन अपना है ही नहीं। समझ आ रही है? इसीलिए ये लायबिलिटीज साइड पे शो हो रहा है फिलहाल। मैं आगे चलूं, जरा एक बार इसे पढ़ना, बहुत काम की चीज है। ये कुछ अपने शब्द है मेरे, एक कॉम्बिनेशन है बस। शेयर फॉरफीचर इज अ टेम्परेरी कैपिटल गेन बट इट इज नॉट रूटेड। कह रहा है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू बैलेंस शीट में नहीं आता। ये क्या कह रहा है? अरे तुम 11th में थे तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट P&L में जाता था, P&L का प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था। क्या कह रहा है? कह रहा है ये गेन तो है पर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बैलेंस शीट में नहीं जाता, पर ये बैलेंस शीट में डायरेक्टली चला जाता है। हाँ, इट इज टेम्परेरी गेन बिकॉज एज कंपनीज लॉ परमिट्स टू सेल द फॉरफिटेड शेयर्स एट पार, प्रीमियम और लॉस। ये जो शेयर हैं हमने किससे वापस लिए हैं? ये शेयर देव से। तो ये शेयर मैं देव से लेके किसी और व्यक्ति को दे सकता हूं, तो दूसरे व्यक्ति को जब मैं दूंगा तो मैं इन्हें पार, प्रीमियम या डिस्काउंट टाइप का, जिसे हम लॉस कहते हैं यहां पर, उस पर दे सकता हूं।
और अगर मैंने ये किसी नए व्यक्ति को, किसी नए इन्वेस्टर को लॉस पर दिए तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उस नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए ये वाला फॉरफीचर यूज होता है। समझ आ रही है? तो इसीलिए अभी इसका यूज होना बाकी है, इसीलिए बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। और पढ़ो थोड़ा सा। कह रहा है 10 आफ्टर री इशू बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, thus we cannot say whether share forfeiture balance is a profit or not। अभी हम इसे किसी भी कैटेगरी में डालना सही नहीं होता है। कुछ लोग इसे लाइबिलिटी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे गेन कहते हैं, तो सबके अपने अपने ओपिनियन है इसको लेकर। हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा धीरे और दोबारा बोलो। एग्जैक्टली सुनिए, बच्चे ने पूछा है कि क्या हम यहाँ पर एरियर्स अकाउंट का यूज कर सकते हैं। वो तब अगर आपने यहाँ पर एरियर्स अकाउंट की एंट्री डाल दी थी, तो अगर आपने यहाँ एंट्री डाल दी थी कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फिर आप इस एरियर अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। समझ गए? बिल्कुल ठीक है जो आपने पूछा है। कोई और डाउट? आगे चलूं? पक्का समझ आ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अभी। अच्छा, ये बैलेंस शीट थी 11th की, अपने को चाहिए 12th वाली। तो देखो जरा काम कैसे होगा, एक बार दोबारा देख लो। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड पर टोटल कितना आ रहा है? 6100। और यहाँ 6100 सारा का सारा बैंक है, और यहाँ 6100 में दो आइटम है, 4000 का कैपिटल और 2100 का फॉरफीचर। तो देखिए जरा यहाँ पर कैसे है। देखो यहाँ पर 6100 का सारा बैंक ही है, बैंक जिसका नोट अलग बनता है, और हमें इस 6100 की डिटेल चाहिए। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इसके नोट के अंदर आओ, ऑथराइज अपने आप कर लेना, इशूड कर लेना, सब्सक्राइब्ड के अंदर आ जाओ। जरा सुनिएगा जरा। अच्छा, जो राम है, राम अच्छे वाला बंदा है, तो राम कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। तो 400 पर पूरे 10 मिल गए, कितने? और जो देव है, देव तो अब है ही नहीं, देव का तो नाम ही नहीं है हमारी बुक्स में, हमने उसका नाम हटा दिया। तो अब हमारे पास केवल ये 2100 का फॉरफीचर है, जो कि एज अ सेपरेट आइटम जाता है, ना इसके अंदर जाएगा ना इसके अंदर, बिल्कुल लास्ट में रखा जाता है, सेपरेट आइटम। तो इसका कितना? तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? तो ये 6100 ऊपर चला गया। किसी का कोई डाउट है तो बताएं। चलूं आगे। इसी का वर्टिकल फॉर्म आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, बस एंट्रीज पहले इस फॉर्म में डली हुई थी, अब एंट्रीज इस फॉर्म में डली हुई हैं। यहां पर ये वाली एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि वो एंट्री तो उसकी डलती है जो डिफॉल्ट करता है। राम ने तो सारा पैसा दिया है। चलूं आगे। कंफर्म? लो जी, अगर देव ने ये 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दी हुई होती तो क्या होता? अब यहां पर एंट्री डलवा दो, इसका तो फॉरफीचर करेंगे ही नहीं, और यहां एंट्री डालो या यहां एंट्री डाल लो, बात तो एक ही है। हाँ बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट, बेटे इसके अंदर वो आती है जो मांगी हुई है, अब मांगी तो सारी है, तो 300 इंटू 10, मांगे तो सारे हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट, कितने से डेबिट कर रखी है, पर यहां पर क्रेडिट होने का मौका नहीं मिला, तो हटा दो, अब मिलेंगे भी नहीं। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कितने मांग रखे हैं? 600, अब मिलेंगे भी नहीं। 2 शेयर सेकंड कॉल, कितना? 300, हटा दो, मिलेंगे भी नहीं। और 2 शेयर फॉरफीचर, कितना? जितना मिल चुका है, जो कंपनी का फायदा हो चुका है, कितना? 1200। यानी कि ये वो पैसा है जो इसका मिल गया था। तो क्लियर है इसके अंदर कौन सा अमाउंट आता है? विच हैज बीन रिसीव्ड। हाँ या ना? जो हमें मिल चुका है वही शेयर फॉरफीचर के अंदर चला जाता है। देखिए जरा एंट्री। बेटा शेयर अगर आपने फॉरफीट कर लिए हैं तो उसके बाद वो पैसे क्यों देगा? उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना, उसका नाम हट चुका है, वो शेयर हम किसी और को दे देते हैं। क्लियर है बातें? चलो जरा बैलेंस शीट पे बात करते हैं। जरा
बैलेंस शीट को ज़रा समझिएगा ज़रा यहाँ पर। अच्छा, मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसने पूरे 4000 दे दिए, तो इसके 4000 ये रहे और इसके अंदर 4000 किसके हैं? राम के। और अगर मैं देव की बात करूं तो इसके अंदर 1200 देव के थे, पर उसका 1200 यहां पर किस नाम से आएगा? फॉरफीचर के नाम से आएगा। ज़रा 12th की बैलेंस शीट को कनेक्ट करो, राम इसके अंदर आएगा और यहां पर फॉरफीचर 1200 को आएगा। सही है? जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? आइए इसी का वर्टिकल फॉर्म देखो। हो गया? चलिए, इस केस में क्या होगा? यहां पर 1 रुपए की कॉल अभी मांगी ही नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, तो 3 तो मांगी हैं और राम ने तीनों दे दिए, तो राम की सिंगल एंट्री डलवा दो भाई अपने को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 400 इंटू 9 कितना? 3600। और ये राम की सिंगल एंट्री है, एक एंट्री जो कि इन सब से मिलके बनी है। देव के केस में सिंगल एंट्री कौन डलवा सकता है? फिर रिया डलवाइए। शेयर कैपिटल डेबिट फॉरफीचर पे चले गए क्या सीधा? उससे पहले जितनी एंट्री डल चुकी इनकी सिंगल एंट्री मांग रहा हूं बेटा। इनमें मत देखो, ऐसे मत, ये इनको शर्म आती है बेटा, ऐसे गलत बात। इसके बेस पे डलवाओ ना। प्रशांत तुम बताओ बेटा, इतने शांत क्यों हो? बैंक अकाउंट डेबिट सीधा सा है, उसमें कितने दिए हैं? यही तो दिया है 1200। हाँ जी, अलॉटमेंट भी नहीं दी उसने। हाँ, अलॉटमेंट भी दी, तो यहाँ पर वही है। 2 कौन बोल रहा था रे? 2 की आवाज़ आई है, 2 शेयर अलॉटमेंट। क्रेडिट क्यों करवा रहे हो उसे? ओ भाई, मैं 1 2 3 4 5 6 इन एंट्रीज के बेस पे सिंगल एंट्री मांग रहा हूँ, फॉरफीचर एंट्री नहीं मांग रहा हूँ अभी। जैसे तुमने ये जो एंट्री बनाई है, ये भी तो इन के बेस पर ही बनाई है ना। क्या यार, कुछ भी बोलते हो तुम लोग यार, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को बिल्कुल। हाँ, शेयर अलॉटमेंट में कितना डेबिट हो रखा है? 900 पूरा लिख दो अभी। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना डेबिट हो रखा है? 800 लिख दो। और 2 शेयर कैपिटल जितनी आपने मांग रखी है, और आपने 300 पर मांगा तो पूरा ही है, कितना? 2700। अभी ये एंट्री डली हुई है देव की। जब आप इसका शेयर फॉरफीट करोगे तो इसके नीचे एक एंट्री और जुड़ जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसे हटाते जाओ, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर, बस। क्योंकि हम इसे क्रेडिट नहीं करते हैं, इसीलिए इसकी जगह पर किसे क्रेडिट कर देते हैं? शेयर फॉरफीचर को। एंट्री तो कंप्लीट करनी है ही अपने को। हाँ, अलॉटमेंट कितना है? 900 800 1200। देखिए ज़रा, ठीक है? पक्का? चलो ज़रा 11th वाली बैलेंस शीट बनवाओ पहले राम की। यहाँ पर बैंक आएगा कितना? 3600। और यहाँ पर शेयर कैपिटल आएगी देव के केस में। बैंक आएगा कितना? 1200। और यहाँ पर शेयर फॉरफीचर आएगा 1200। हाँ या ना? और दोनों का अगर मैं कंबाइंड करूँ तो बैंक कितने का आएगा? 4800। और शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 3600। और शेयर फॉरफीचर कितने का आएगा? 1200। अपनी वाली बैलेंस शीट में कैसे नजर आएगा? देखो, अब की बार इसके अंदर कोई भी नहीं होगा, कारण कोई भी व्यक्ति इस कैटेगरी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी ने 1 रुपए की कॉल मांगी ही नहीं है, और जब तक तुम पूरे मांग नहीं लेते तो कोई पैसे दे या ना दे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अब की बार सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर हैं?
या तो कुछ इसके अंदर है या फिर कुछ इसके अंदर है। समझ आ रही है बात? हालांकि यहां पर हमारा केस कितने रुपए वाला है? 9 रुपए वाला है। और यहां 10 में से कितने मांगे थे? 9। अच्छा, इसकी क्या पोजीशन है? इसने 400 शेयर पर 9 में से 9 दे दिए और दूसरे ने 9 में से खाली 4 ही दिए हैं। तो जो राम है वो इस कैटेगरी से है और जो देव है वो इससे है, मतलब कोई भी इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये वाली कैटेगरी फिलहाल खाली रहेगी। ठीक है, आओ जरा नीचे वाले में क्या होगा। इससे 400 पर कितने मिले हुए हैं? तो 3600। और दूसरे के नाम का क्या है? फॉरफीचर, वो अलग दिखाई दे रहा है एज अ सेपरेट आइटम। क्लियर है? हाँ। अभी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। एडवांस होता, ये होता, अभी नहीं करेंगे। फिर तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो क्या होता? मैंने क्या कहा? अभी हम एडवांस पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल केसेस कर रहे हैं पहले। धीरे धीरे अपने आप लेवल आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो एडवांस होता है वो इसके अंदर आता ही नहीं है, एडवांस इसके अंदर आता है। ठीक है, तो एडवांस बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। कहें तो आगे बढ़ें। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था, फिर भी आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे इसे। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फॉर फीचर के केस में ये एंट्री डलती है? बोलो। शेयर कैपिटल किससे डेबिट होती है? और ये तीनों अनपेड वैल्यू, जिसे कि आप यहां पर इन तीनों की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। और ये फॉरफीचर पेड अप वैल्यू से होता है। ठीक है, जरा एक बार ये पूरा रीड करो। और क्या ऐसा कहना ठीक होगा? स्टेप्स ऑफ फॉरफीचर, सबसे पहले शेयर होल्डर गलती करेगा, उसके बाद हम उसके शेयर फॉरफीट कर देते हैं, फिर हम उसी के शेयर किसी और को दे देते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कितना फायदा हुआ। जैसे मान लो आपने किसी से शेयर छीने और आपने को उससे कितना फायदा हो गया, और आपने वही शेयर किसी और को दे दिए जिस पर कितना नुकसान हुआ। तो जो 200 रुपए हैं वो आप कौन से रिजर्व में भेज देते हो? कैपिटल रिजर्व में। ये हमारा अभी का टॉपिक है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। जरा एक बार आप इसे पहले रीड कर लो। 2 मिनट लगेंगे, अच्छा क्लियर हो जाएगा। कोई परेशानी? एक एक शब्द क्लियर है? लास्ट वाला नोट समझ आया? कह रहा है फॉर फीचर को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, दोनों में से किसी में ऐड नहीं करना, बिल्कुल सेपरेट आइटम में दिखाना है उसे। ठीक है, आओ ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डिस्कशन क्या रहेगा? री इशू के बारे में। बहुत सिंपल है। लो जी, राम जिसने 4 इंस्टॉलमेंट दे दी, ठीक है, और देव जिसने 2 इंस्टॉलमेंट दी और फिर पैसे नहीं दिए। अच्छा, यहां पर जब मैं बात करूंगा तो यहां पर राम और देव दोनों की बात करूंगा।
अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन आएगी तो नीचे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, खाली देव की बात करेंगे, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। आओ, पर कोशिश करेंगे पहले ऊपर ही हम इसे समझें। लो जी, पहले कितने शेयर, 700 पर 4 रुपये, कोई सा भी ले लो, कितने, क्लियर है। फिर 400 पर ही 400 नहीं सॉरी 700 पर 2100, फिर यही 700 पर अगले 2 रुपये, कितने बन गए, 1400। मांगे 1400 पर मिले कितने, हाँ जी मिले हैं 800, तो इसमें से आपने कितना क्रेडिट कर दिया, 800। अभी इसी के अंदर कितना बैलेंस छोड़ा है, 600, जो कि एरियर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर हमने फिर कितने मांगे, 700, कितने मिल गए। चलो जरा सबसे पहले शेयर फॉरफीट करते हैं, जरा कौन कौन करा सकता है, जिनके हाथ नीचे हैं वही बताते हैं हमारे यहाँ। तो रिया बताओ बेटा, आपने हाथ ही नहीं उठाया, मैं क्या करूं, हमने सिंबल बदले हुए हैं ना। मैं नहीं खेल रहा, पता नहीं क्या बोल रही है। शेयर कैपिटल डेबिट, क्या, कौन डेबिट, गुड लक। हाँ भूमि बेटा कर तो दिया, 2 बार करना है यार। अच्छा हाँ बोलो। ना डेबिट बोल रही है ना क्रेडिट बोल रही है, झूठी। हाँ, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। अब बेटे इस एंट्री को जब आप डालें ना तो दुनियादारी छोड़ के खाली किसके बारे में सोचना है, देव के बारे में, बहुत आसान हो जाएगा। बताओ 300 शेयर पर मांगा कितना है, मांगा तो चारों ही हैं, तो यहां पर कितना लिख देंगे, 3000। और फर्स्ट कॉल का कितना था जो उसने नहीं दिया, 600। आप यहां भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर 600 का बैलेंस पेंडिंग है, तो वो 600 मैं यहां क्रेडिट कर रहा हूं। इसके अंदर 300 और इसके अंदर वो जो उसने दे दिया था, हाँ ये वाला 7 रुपया इसके ऊपर 2100। अच्छा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लो ये मेरी कंपनी का वो शेयर था, एक शेयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ये शेयर किसको दिया था, देव को। देव से मैंने 4 इंस्टॉलमेंट मांगी, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। उसने पहली 2 इंस्टॉलमेंट दे दी जिनकी टोटल वैल्यू 7 रुपये थी, हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि देव ने मुझे 7 रुपये दे दिए थे, तो कलेश खाली कितने रुपए का था, ले खाली 3 रुपये के चक्कर में शेयर छीन लिए। अब जो है सो है। अच्छा यही शेयर मैंने देव से वापस ले लिया, अब यही शेयर मैं किसी को बेचना चाहता हूं, तुम में से कोई खरीदना चाहेगा, बोलो कौन खरीदना चाहता है, जल्दी बोलो, कौन खरीदना चाहता है। अब गंदा थोड़ी हुआ है, साफ है, कौन लेगा, रजत लेगा। रजत आओ एक बार जरा खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ रजत, स्टैंड अप आओ बेटा, बच्चे भी जानना चाह रहे हैं ये रजत है कौन, बहुत दिन से इसका नाम सुन रहे हैं। आओ भैया आओ, आज से मिलो, ये है रजत। रजत ये शेयर मैंने देव से वापस लिया था, सुनो तो सही। तो ये शेयर तुम खरीदना चाहते हो, हाँ बोलना, हाँ। तो रजत कितने में खरीदोगे तुम इसे, ये 10 रुपये का है दोस्त, इसके ऊपर लिखा है, मैं लिख देता हूँ, तो मैं मेरे बातों पे डाउट हो रहा होगा, हो जाता है। ये लो मैंने इसके ऊपर 10 रुपये लिख दिया, टेढ़ा है ना थोड़ा सा, हाँ। तो तुम इसे कितने में खरीदोगे, 8 रुपये में। क्या मैं इसे डिस्काउंट पे दे सकता हूँ, देखो इसी शेयर पर मैं ऑलरेडी कितने ले चुका हूँ, पहले 7 रुपये में ले चुका हूँ ना, तो मैं मिनिमम इससे मुझे कितने और लेने होंगे, 3 रुपये मुझे उससे और लेने होंगे। इसका मतलब मैं इसे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, 7 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रीइशू, खड़े रहो, अगर आपसे पूछा जाए कि रीइशू के टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, तो रुक जाओ पैसे भी होंगे ना, रुको, तो आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम इसे,
जितना हमें फॉरफीचर के टाइम पे बेनिफिट हुआ था उतना डिस्काउंट मैं इसे दे सकता हूँ। कुल मिला के बात यह है, देव से मिला हुआ पैसा और रजत से मिला हुआ पैसा दोनों मिलकर मिनिमम 10 रुपये बन जाने चाहिए, क्योंकि 10 से अगर नीचे बना तो मेरा शेयर डिस्काउंट पर इशू हो जाएगा, जो कि मुझे कंप्लीटली मना किया हुआ है कि डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। शाबाश, कोई काम नहीं किया हालांकि तुमने, बैठो। ठीक है, अच्छा सुनो भाई, अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं रीइश्यू का मिनिमम प्राइस कितना रखूं? रीइश्यू का मिनिमम प्राइस 3 रुपए होना चाहिए, पर मैं कितने में दे रहा हूं? 5 रुपए में दे रहा हूं। अच्छा एक और बात, अभी तक तो चीजें चल रही थी इंस्टॉलमेंट में, जब शेयर रीइश्यू किया जाता है ना तो वहां इंस्टॉलमेंट नहीं चलती हैं, वहां पर सारा सिस्टम एक बार में निपटा देते हैं। एंट्री क्या डालूं? पैसा कितना आएगा? लगाओ दिमाग लगाओ। कितने शेयर हैं? 300, और मैं कितने में दे रहा हूं, तो कितना पैसा आएगा? 1500। 2 शेयर कैपिटल एक बार में क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा ये शेयर पर लिखा कितना है? अबे लिखा तो 10 ही है, तुमने पैसे ही तो कम लिए हैं, तो मालिक तो वो 3000 का ही बनेगा वो। यार इसका मतलब देखा जाए देव से मिले हुए पैसे का फायदा किसको मिल गया? रजत को मिल गया, कंपनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी का था ही नहीं। समझ आ रही बात? रजत को मिल सकता है, दूसरे इन्वेस्टर को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर कितने का नुकसान हो रहा है कंपनी को, तो वो नुकसान आप इसमें से कवर करेंगे यहां से। तो यहां पर शेयर फॉरफीचर को आप डेबिट कर लो कितने से। अब एक दिमाग लगाओ, छोटी सी बात और लगाओ, जब आपने शेयर फॉरफीट करे थे तो आपको फायदा कितना हुआ था? अब 2100 में से कितना यूज कर लिया, तो बाकी का 600 जो बच गया अब वो किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जो शेयर जाने थे चले गए, सारे चले गए, तो जो 600 बच रहा है अब वो कंपनी से बिलोंग करता है। समझ आ रही है? और वो भविष्य में किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जिस काम आना था आ चुका। अब सारा कैपिटल रिजर्व नए रिजर्व में भेज देंगे। एंट्री क्या डालेगी? शेयर फॉरफीचर और डेबिट कर लो, और 2 कैपिटल रिजर्व 600। समझ आई ये बात? मैं फिर से पूछ रहा हूं, यहां पर मिनिमम प्राइस कितना हो सकता था? 3 रुपए, और मैक्सिमम? अबे मैक्सिमम की नो लिमिट पे, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं। अगर तुम्हारा नाम चल रहा है तो दे दो प्रीमियम पे। प्रीमियम वाला केस डिस्कस कर लेंगे, जरा चेक करो। अब ये बताओ मार्केट में शेयर कितने हैं आज? मार्केट में शेयर कितने हैं आज इस एंट्री के बाद? 700 ही तो हो गए दोबारा। 300 सॉरी 400 किसको दिए थे? 300 देव को दिए थे, पर वापस ले लिए थे इस एंट्री में। पर इस एंट्री में दोबारा मार्केट में गए, चले तो गए, तो मार्केट में दोबारा से कितने हैं? अच्छा 700 पर क्या 1 रुपया भी आना बाकी है? 1 रुपया भी, सिंगल रुपया आना बाकी हो या मंगवाना बाकी हो? ना मंगवाना बाकी है ना आना बाकी है। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप शेयर हैं हमारे जितने भी हैं। आओ ज़रा बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में चीज़ें कैसे नज़र आएंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में जैसे मैंने बताया कितने शेयर हैं टोटल? 700, और 700 पर पूरे 10 रुपये मांग भी रखे हैं, और पूरे 10 रुपये कॉल्ड अप और पेड अप दोनों इक्वल हैं, तो 700 इंटू 10। तो देखिए ज़रा, और सारे इस कैटेगरी में नज़र आएंगे। इसके अंदर एक भी बंदा नहीं है, तो ये वाला 7000 कहाँ चला गया? और इसके अंदर 600 किस चीज़ के नज़र आ रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में जो आपने डाला है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नज़र आता है। इज इट क्लियर? आइए ज़रा इसी का वर्टिकल रूप देखो।
क्लियर है बच्चों? चलूं आगे, आओ जरा। अगर केस थोड़ा सा और मैं बदल दूं, अगर देव ने खाली एक इंस्टॉलमेंट दी हुई होती तो एंट्रीज कैसे बदलती? शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 3000, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल और 2 शेयर फॉर फ्यूचर। बताओ 300 इंटू 3, 900, 600, 300 और अच्छा अब ये बताओ यहां पर पोजीशन क्या है? 300 शेयर पर मुझे 10 में से कितने मिले थे? 10 में से 4 मिले थे। जब मैं रीइश्यू करूंगा तो मैं 10 में से मिनिमम कितने लूं? 6 तो मुझे लेने ही पड़ेंगे, उससे ऊपर कितने ही ले लूं। यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी 4 रुपीज पर शेयर। हाँ या ना? हाँ, तो कीर्ति हमें एंट्री बता रही है। अगर मैं 6 रुपए में दे रहा हूं तो एंट्री क्या हो? बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 6, 1800। मैं पहले शेयर कैपिटल क्रेडिट करूंगा। 300 इंटू 10, यानी कि मैंने डिस्काउंट कितना दिया है? तो यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर। पर बेटा आप इसे डिस्काउंट नहीं कहेंगे, दिस इज लॉस ऑन रीइश्यू। डिस्काउंट तो अलाउड ही नहीं है, ये शब्द ही यूज नहीं करना है आप लोगों ने। अच्छा, लास्ट एंट्री में सुनो, आपको फायदा कितना हुआ था? और 1200 का 1200 यूज हो गया ना, तो यहां के लिए बचा ही नहीं। जितना फायदा उतना ही नुकसान, तो चीजें इक्वल हो जाती हैं। बेटा अभी बात कर रहे हैं, वही मेरा पॉइंट है। इसके बाद आप पहले यहां तक चेक करो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, करेंगे, पहले जरा ये देख लो एक बार। सही है? अच्छा, अभी मैंने यहां पर कितने में रीइश्यू किया था? 6 रुपए। मान लो मैं इसे 11 रुपए में रीइश्यू करता, जबकि शेयर पे कितना लिखा है? 10। तो मुझे के पैसे कितने मिलते? 11 इंटू 300, 3300 मिलते। और यहां पर आ जाता 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये नहीं आता। तो फिर क्या होता? फिर ये पूरा का पूरा 1200 कहां चले जाता? कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाता। सारा का सारा कंपनी का फायदा बन गया। जरा इन क्वेश्चंस पे गौर करिएगा। पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अमाउंट अवेलेबल इन, सीधी सी बात है। अगला, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, minimum reissue price will be, minimum reissue price will be equal to, यही तो वो पैसा है जो पुराने शेयर होल्डर से नहीं मिला था। तो क्या कहोगे? अमाउंट जो कि कॉल्स इन एरियर का था, नहीं समझ आई बात? जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट था, जो पिछले शेयर होल्डर से नहीं मिला था, कम से कम उतना हम इससे जरूर लेंगे, उससे ऊपर कितना ही ले लो। अगला, balance left in the share forfeiture account after the reissue of such share is transferred to capital reserve. Share forfeiture account will show a balance. कह रहा है इसके अंदर बैलेंस कब तक रहता है? हाँ, अच्छा, अगर मैंने शेयर रीइश्यू कर दिए हैं तो या तो वो डिस्काउंट के काम आएगा या फिर वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर बैलेंस कब तक रहेगा? जब तक मैं शेयर रीइश्यू नहीं कर देता, क्योंकि रीइश्यू होने के तुरंत बाद या तो वो एज अ डिस्काउंट यूज हो जाता है, जिसे हम लॉस कहते हैं, या फिर वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ठीक है? हाँ जी, थर्ड वाला, बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ सच शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कह रहा है व्हेन द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। कह रहा है यहां पर मिनिमम हमें कितना लेना चाहिए? हाँ हाँ, तो जितना एरियर में था उतना ही तो लेंगे बेटा। अगर आपने सारा पैसा नहीं मंगवाया है तो आपने कम मंगवाया होगा, तो कम में जितना एरियर था रहेगा तो एरियर ही।
नहीं, वो क्यों मंगवाएंगे? इसका केस आएगा एक छोटा सा, मैं बात करूँगा, ठीक है? आगे चल सकते हैं। शेयर फॉर फीचर वाली एंट्री में बेटा देखो, आपने जो शेयर दिए हैं कितने दिए हैं? 300, और एक पर लिखा कितना था? आप 10 रुपये का शेयर दे रहे हो रजत को, फुल्ली पेड, कि भाई ले तू 10 का ले ले, तो मुझे पैसे कितने दे दे। हम पैसे कितने ले रहे हैं? रजत को कंपनी में मालिक तो बना रहे 3000 का, और हम उससे पैसे कितने ले रहे हैं? 1800। तो 1200 रुपये का तो कंपनी को लॉस हो रहा है ना। तो कंपनी वो लॉस खुद नहीं उठाती है, इसमें से उस लॉस को कवर कर लेती है, क्योंकि ये उस टाइम का गेन था जब शेयर छीने थे, तो रीइश्यू के टाइम पर उस लॉस को सेट ऑफ कर लिया। ये टेम्परेरी गेन है। टेम्परेरी इसीलिए तो था क्योंकि रीइश्यू के टाइम पर या तो यहाँ जाएगा या कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसीलिए मैंने इसे टेम्परेरी गेन बोला था, ठीक है? ज़रा इसकी बैलेंस शीट देखो। अब ज़रा बैलेंस शीट को और समझना। अब मार्केट में शेयर कितने हैं? 400 तो राम के पास हैं और 300 देव के पास नहीं, रजत के पास हैं, हाँ या ना? तो मार्केट में टोटल शेयर कितने हैं? 700। अब 700 के बारे में सोचो, क्या उनसे एक भी रुपया मंगवाना या मिलना बाकी है? नहीं, सारे के सारे फुल्ली पेड है, इसीलिए सारे के सारे इसके अंदर नजर आएंगे, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इवन फॉर फीचर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा फॉर फीचर यूज हो गया, और अगर यहाँ पर कम यूज होता तो बाकी यहाँ पर यूज हो जाता, तो फॉर फीचर के अंदर है ही नहीं, यहाँ पर 7000 नजर आ रहा है। चलूं आगे, वर्टिकल देखो। खैर वर्टिकल क्या देखना है, आगे चलो। यहाँ पर चीज़ों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नया डेटा है बिल्कुल। लो जी, ए कितने शेयर हैं? और देखो भाई साहब ने चारों इंस्टॉलमेंट दे दी, ओके, कैलकुलेशन थोड़ी करके देखोगे। बी ने कितनी इंस्टॉलमेंट दी? 3 दी, एक नहीं दी, चेक करना जरा। यहां पर देखो कहां गड़बड़ करी है उसने। 300 किस अकाउंट में दिखाई दे रहे हैं? कॉल्स इन एरियर। अच्छा एक काम और करते चलो, ए की कितनी एंट्री डली है? और ये है 8 की सिंगल एंट्री, और बी के केस में 8 एंट्री की सिंगल एंट्री, चेक करो। अच्छा हमने इसके शेयर छीने नहीं है, फॉरफिट नहीं करें, और इसके तो फॉरफिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसने तो सब कुछ पैसा दे दिया है। इसके केस में देखो क्या हुआ है, इसने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 2 दे दी थी, ओके, ये भी ओके। हमने मांगा पर नहीं मिला, फिर मांगा नहीं मिला, हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। चेक कर लो जरा आप लोग खुद अपने हिसाब से। शेयर कैपिटल देखो कहां कहां पर क्रेडिट हुई थी, तो मैंने सारी की सारी शेयर कैपिटल यहां पर कैंसिल कर दी, क्योंकि मुझे उसका नाम हटाना है। और यहां पर एरियर कितना था? 400, और तो ये सारा एरियर मैंने हटा दिया, और ये वो पैसा है जो मुझे उससे मिल गया था, तो ये मैंने फॉरफीचर में डाल दिया। तो बताओ, इसके ऊपर कोई एरियर नहीं है, इसके ऊपर एरियर था पर मैंने शेयर फॉरफिट, इसके एरियर हुए मैंने फॉरफिट पर रीइश्यू नहीं करे। इसके केस में देखो जरा, इसने खाली एक इंस्टॉलमेंट दी, मिल गई, फिर यहाँ भी नहीं दिया, फिर यहाँ मैंने एरियर खोल दिया, यहाँ एरियर खोल दिया, यहाँ पर मैंने शेयर फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करने के बाद मैंने रीइश्यू कर दिए। अच्छा रीइश्यू के टाइम पर वैसे मैं कितना डिस्काउंट दे सकता था? 400, पर मैंने कितना दिया? तो बाकी का 100 मैंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो बेटे यहाँ पर 4 अलग अलग बंदों का अलग अलग डेटा है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसका एक एरियर चल रहा है इसके शेयर फॉरफिट हो गए हैं, इसके फॉरफिट होने के बाद री इशू भी हो गए। तो चारों की अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो क्या होगा? सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए कहाँ जाएगा? ए पहली कैटेगरी में जाएगा, वेरी गुड। तो ये लो, ए की कैटेगरी आपने 1 डिसाइड कर ली। बी सेकंड कैटेगरी में जाएगा। सी किसी कैटेगरी का नहीं है भाई, हमने शेयर ही छीन लिए, तो ये सेपरेट रहेगा, सेपरेट एंटिटी। इसकी बात करते हैं। बेटा गिरीशा गर्दन ना हिलाओ, हमने इसके शेयर छीनने के बाद वापस दे दिए किसी को,
तो इसकी कैटेगरी फिर से फर्स्ट बन गई होगी, फुल्ली पेड, तो ये भी फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब 400 और 100 तो टोटल कितने, तो 500 इंटू 10 कितना, 5000। आप इसे सीधा बाहर ही ले ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं, लो जी ये तो क्लियर हो गए हमारी तरफ से। हालांकि इसका जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल रिजर्व इसके अंदर नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर जगह नहीं है तो मैं सीधा 100 रुपये यहीं लिख देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों भाइयों की। पहले खाली इसकी बात कर लो क्योंकि इसका तो फॉरफीचर है। इसका फॉरफीचर कितना है, तो वो फॉरफीचर यहां पर ऐड हो जाएगा एज अ सेपरेट आइटम। कितने का, 1400 रुपये का, आउटर कॉलम में, सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब इसकी बात करो, आपने 300 पर मांगे कितने, पूरे 10 रुपये, तो बनते कितने हैं, 300 इंटू 10 बनते कितने हैं, इसमें से एरियर माइनस कर दो, 300 कितने, 2700। बात समझ आई है। जरा बैलेंस शीट को यहां भी देख सकते हैं। अगर मैं एरियर्स अकाउंट ना खोलूं तो भी बैलेंस शीट सेम बनती है। आपको मैंने बताया था एरियर्स अकाउंट खोलना या नहीं खोलना वो आपकी चॉइस है, पर दोनों में से बैलेंस शीट पे कोई भी डिफरेंस नहीं लेकर आता है, बैलेंस शीट सेम बनती है। आप देखो जरा एक बार बैलेंस शीट, मेरी बैलेंस शीट इक्वल भी नजर आ रही है। यहां पर कितना आ रहा है और यहां भी 90 to 100 है। हो सकता है आपके मन में डाउट हो ये कैसे आया, ये बैंक बैलेंस है। आप सारा बैंक बैलेंस ऐड कर लो, मैं बता देता हूं। ये लो, इसके केस में आया था 400 इंटू 10 रुपया, कितना, इसके केस में आया था 300 इंटू 9 कितना, 2700 रुपया। इसके केस में खाली यही तो दोनों मिले थे, तो 200 इंटू 7, इसे ऐड कर लेना। इसके केस में पैसा दो बार आया है, 100 पर ये आया और उसके बाद यहां री इश्यू के टाइम पर भी आया। तो ये सारा बैंक बैलेंस ऐड करके यहां पर शो कर दिया मैंने। हाँ, फॉरफीट ज़्यादा करे बेटा केस आएगा। मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ आज, अभी तो टॉपिक ना शुरू हुआ है। बच्चा कह रहा है कि मैंने फॉरफीट करे 400 और री इशू करे 300, तो वो केस आ जाएगा, ठीक है।